नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईटी कंपनी की को आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने की बात सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के एक मेंबर ने कही थी और उन्होंने जो कहा था उसी चीज़ को मैंने थंबनेल में डाला है कि क्वार्टर वन से पहले एक बार आप कह सकते हैं क्विक रिव्यू का वीडियो इस स्टॉक के ऊपर प्लीज़ बनाइए, क्योंकि एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने इस आप कह सकते हैं इस कंपनी के लिए इसको डबल डाउनग्रेड किया था। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी आया था कि कैसे जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं वो एक आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस करेंगी जो टीयर टू आईटी कंपनी से उसके मुकाबले। तो मुझे लगा आईटी कंपनीज़ को जो आप कह सकते हैं बहुत सारे आईटी कंपनीज़ में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, इस आईटी कंपनीज़ में भी एक वीडियो बनाना चाहिए दोस्तों। और ये जो स्टॉक के ऊपर है, मैंने लगभग एक सवा महीने पहले वीडियो बनाई थी और अब मुझे लगता है इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लगातार ना ये स्टॉक वीक होता चला जा रहा है और जिस तरह की बातें चल रही हैं अगर वो हकीकत होती हैं दोस्तों किस चीज़ में, क्वार्टर वन के नंबर्स में, तो एक बड़ी गिरावट का सामना निवेशकों को स्टॉक में करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो कह सकते हैं जेपी मॉर्गन है उसने जो कारण बताया है इस स्टॉक में आप कह सकते हैं थोड़ा अंडर परफॉर्म करने का, उससे मैं भी सहमत हूँ दोस्तों। प्लस ग्रोथ के चैलेंजेस हैं वो भी अभी भी हमारे सामने रखे हुए हैं दोस्तों। और 12 तारीख को जब लार्ज कैप आईटी कंपनी अपना नंबर पेश करेंगी, अगर वहाँ से कुछ कमज़ोरी आती है, वहाँ की कमेंट्री में कुछ ऐसे संकेत आते हैं कि भैया हाँ वीकनेस है, बहुत तेज़ी से गिरावट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, और उससे भी बड़ा झटका इन कंपनीज़ को तब लगेगा जब कोई टीयर टू कंपनीज़ भी कहती है कि हाँ यार हमको भी धंधा नहीं मिल रहा है, हमको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमको भी एम्प्लॉय में जो प्राइस हाइक करनी पड़ी है उसका नेगेटिव असर हमारी बॉटम लाइन से आना शुरू हो चला है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो एज अ इन्वेस्टर, ऐसा आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमें दिमाग में रखना ही चाहिए। तो पहला कुछ उस आर्टिकल्स, कुछ आउटलेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद कंपनी की थोड़ी बैकग्राउंड में चर्चा करेंगे जिन्हें नहीं पता, क्योंकि कई बार कमेंट ये आता है कि जब भी आप वीडियो बनाएं तो मैंने जो कह सकते हैं जो बैकग्राउंड है कंपनी का उसे थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कंपनी क्या स्ट्रेंथ है, थोड़ा हाईलाइट्स देखेंगे, कहाँ पे बिजनेस ज़्यादा अच्छा हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे अच्छे हैं, कंपनी कैसे ग्रोथ के लिए तैयारी कर रही है, फिर कंपनी के कंसर्न्स और तमाम चीज़ों करते हुए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा है क्योंकि बहुत समय से इसके ऊपर बातें चल रही थी, बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे, बट मैं इसके लिए काफ़ी हद तक मुझे लगा था पहले कुछ अच्छे मटेरियल्स मिल जाएं उसके साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, सैटरडे है, मुझे लगता है एक दिन और कल संडे रहेगा, तो एक काफ़ी अच्छा समय मिलेगा आपको इस वीडियो को पूरा देखने का। मैं फिर कहूँगा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, भले ही टुकड़ों में देखेंगे। और मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाता हूं दोस्तों, तो चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब दोस्तों इस सेकंड पार्ट में एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक ये आर्टिकल से शुरुआत करता हूँ मैं, आर्टिकल भी नहीं कहना चाहिए, एक छोटी कटिंग है, न्यूज़ हेडलाइन है। ये 8 जुलाई की हेडलाइन है दोस्तों, ठीक है, जो सुबह सुबह 9:30 बजे की है। यहाँ पे ये वीडियो कह सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है दैट इंडियन आईटी टू सी अ मार्च रीरन एज टिपिड डिमांड, पे हाइक्स विल हिट क्वार्टर वन अर्निंग। देखिए इसमें कहा गया है कि जो आपके साथ क्वार्टर वन की अर्निंग है ना, उस पर डिमांड में जो कमी दिखने वाली है, प्लस जो वेज हाइक किया गया है उसका असर साफ साफ क्या क्वार्टर वन की अर्निंग में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड्स फ्रॉम मार्च क्वार्टर, जैसा कि मार्च क्वार्टर में हमको देखने को मिला था। एनालिस्ट फिर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टीयर टू आईटी कंपनीज है ना वो बहुत ही फार बेटर परफॉर्म करेंगी दैन टीयर वन प्लेयर्स। ठीक है, टीयर वन कंपनीज कैसे, TCS, आप कह सकते हैं इन्फोसिस, ये सब टीयर वन हो गई। और टीयर टू कंपनीज में दोस्तों जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वो आती हैं। However, foreseeing improved margin and strong order book, the broker maintain preference for some of the tier 1 IT majors। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स हैं और कुछ हद तक आप कह सकते हैं मार्जिन में इंप्रूवमेंट कही जाएगी, तो लार्ज कैप में कुछ एक आध आप कह सकते हैं आईटी लार्ज कैप आईटी कंपनी से जो अच्छा परफॉर्म करेंगी। और इसी के ऊपर आप देखेंगे, मैं आपके साथ आगे एक और आर्टिकल दिखाऊंगा जहां पर इस स्टॉक स्पेसिफिक जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उसे डबल डाउनग्रेड किया गया है। जी हाँ, आजकल कोई सिंगल डाउनग्रेड नहीं करता है, डबल डाउनग्रेड कर देता है। कैसे आप देखें,
परसिस्टेंट सिस्टम स्लम्स 5.5%। जी हाँ दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम 5.5% टूटा था। ये 14 जून की बात कर रहा हूँ, थोड़े पुरानी हो गई ये बात, ठीक है। जब जेपी मॉर्गन ने दोस्तों डाउनग्रेड किया था कंपनी को टू अंडरवेट और टारगेट प्राइस को काफ़ी हद तक कट कर दिया था, ठीक है। आप देखिए जो ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उससे परसिस्टेंट सिस्टम को आप कह सकते हैं अंडरवेट टू अंडरवेट फ्रॉम न्यूट्रल अर्लियर एंड कट टारगेट 4100 फ्रॉम 4200, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हुई और इसके बाद स्टॉक भयंकर गिरा। निवेशकों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब था। इवन 4100 तक का इसका टारगेट दे दिया गया था। आगे आप यहाँ पर पाएंगे क्या है, आप देखिए जो भाई जेपी मॉर्गन है उन्होंने अंडर कट कर दिया है। द डाउनग्रेड वॉज ड्यू टू द रिस्क एसोसिएटेड विद कट्स इज डिस्क्रिशनरी टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग, ठीक है। डर इस बात का कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो लगातार कम हो रही है और जो कंपनी का जो हाईएस्ट एक्सपोजर है दोस्तों टू डिस्क्रिशनरी टेक्नोलॉजी एट 83%, और परसिस्टेंट सिस्टम का स्पेसिफिकली बात करूं तो 86% एक्सपोजर है अगर हम कंपेयर करें इनके पीयर्स की जिनका एक्सपोजर मात्र 40 to 75%। यानी सबसे भयंकर असर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में कम होती तो होगा, तो वो है परसिस्टेंट सिस्टम की दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखते हैं जेपी मॉर्गन, और ये बात मुझे जेपी मॉर्गन सबसे अच्छी लगी और थोड़ी सही भी लगी कि जेपी मॉर्गन कहते हैं जो वैल्यूएशन है ना वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव लगती है अगर हम बात करें कंपनी की ग्रोथ को अगर हम कंसीडर करते हैं तो, ठीक है। और जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है दोस्तों, जो ऑल्सो रेजिस्ट करता है मार्जिन एक्सपेंशन को। यानी आप देखिए एक तो महंगी वैल्यूएशन, उसके बाद ग्रोथ में थोड़े से चले जो खतरे के बादल हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से चैलेंज चल रहा है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक्सपेंशन मार्जिन के एक्सपैंड होने की भी चांसेस बहुत कम है। और यही कारण है कि कंपनी ब्रोकरेज हाउस से आगे कहते हैं दैट अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 3 to 4% ओवर फाइनेंशियल 24-26 अर्निंग ड्यू टू रेवेन्यू रिडक्शन, ठीक है। यानी मोर और लेस अगर हम टारगेट पर भी नहीं जाएं तो एक मोटा मोटी एक बात है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, हाँ भाई चैलेंजेस साफ साफ हमको नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे आप यहाँ देखेंगे कि भाई परसिस्टेंट सिस्टम ने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन भी टच किया था द फिस्कल ईयर 2023 में, जब उसका रेवेन्यू ना दोस्तों $1 बिलियन मार्क को पार कर दिया था। और ये तब हो रहा है जब इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं और आप कह सकते हैं ग्रोथ इनकी फ्लैट है। द पुणे बेस्ड IT सर्विस कंपनी रिपोर्टेड अ 3.92% इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो देखिए ये एक और बात हो गई, और ये बात जो मुझे लगा कि भाई अब ना एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाते हैं और Q1 के रिजल्ट से पहले क्या कंपनी ने पहले कहा था, क्या चैलेंजेस थे, क्या पॉजिटिविटी थी, ये एक बार रिकॉल करा लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा Tier 1 कंपनीज में तमाम एनालिसिस की थी, तो अब कमेंट ये आ रहे थे कि भाई जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप की तरफ से आ रहे थे, मेंबर की तरफ से आ रहे थे कि भाई आप इस मिड कैप IT कंपनी के ऊपर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए Q4 रिजल्ट की हाइलाइट्स हैं। अब Q1 के नंबर्स आने वाले हैं तो इसमें उतना बात करना सही नहीं रहेगा, बट हर बार की तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं इसे तो आराम से पढ़ सकते हैं। इवन जो लोग पूरे नहीं पढ़ना चाहते उसे अगर हाईलाइट भी पढ़ लेंगे तो उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी, बट जिन्हें पूरी तरीके से समझना है तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको अंत तक देखना ही चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा कह सकते हैं कंपनी बैकग्राउंड। तो देखिए जिन्हें नहीं पता, 1990 में बनी ये कंपनी मिस्टर आनंद देशपांडे ने फाउंड की थी दोस्तों, और 2000 में दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी बनी थी एशिया में जिसने इंटेल 64 LLC का इन्वेस्टमेंट पाया था, ठीक है। कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस में प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन और IP बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसकी जो कस्टमर है पूरी दुनिया में दोस्तों, इट डिज़ाइन डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड सोल्यूशन, यानी वन स्टॉप सोल्यूशन देती है ये सॉफ्टवेयर कस्टमर्स को अपने। इतना ही नहीं, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पाएंगे, अब आप देखेंगे तो जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस है दोस्तों, अब ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एक्टिविटी के नाम से जानी जाती है, विच यूजेस वेरियस हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विस सॉल्यूशन फॉर द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। यानी हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक आपको ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इट डिलीवर्स सर्विस अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी मैंने पहले कहा वन स्टॉप सोल्यूशन है which enable it to work with a wide range of customers and allow it to develop, enhance and deploy its customer software product, ठीक है। यानी अगर आपको पूरी तरह से कहीं काम कराना है तो आप यहाँ आकर काम करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी पहुँच कितनी है। तो देखिए इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये एक
लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों इन द डेलॉयट टूशे टोमाटो टेक्नोलॉजी फास्ट 500 एशिया पैसिफिक 2009 की बात है। ठीक है, एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी से कहा गया था इसके लिए सर्वे के द्वारा। Persistent specializes in software product and technology service and has delivered centers in North America, Europe and Asia। जैसा मैंने पहले कहा, पूरे थ्रू आउट द ग्लोब इस कंपनी की प्रेजेंस है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चीज़ों की जितना हमें ऐसा जानना चाहिए था। ठीक है, आप देखिए ये जो कंपनी डेवलप्स बेस्ट इन क्लास सोल्यूशन, ये बेस्ट इन क्लास सोल्यूशन प्रोवाइड करती है की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है भाई साहब, एनालिटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबिलिटी एंड सोशल। यानी आने वाले समय में जो भी नई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस आ सकता है, हर एक चीज़ में आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिखेगी। फॉर द हेल्थ एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस वर्टिकल, Persistence has reorganized its business into four key growth areas, which highlighted its focus area. But तमाम चीज़ों को अगर मिला करके कंपनी ने 4 अपने वर्टिकल बनाए हैं जहाँ पर कंपनी ओवरऑल फोकस कर रही है। तो ये तो बात हो गई चीज़ों की। अब आगे चल के थोड़ी कुछ मेजर हाईलाइट्स बात करते हैं। यानी कि हमने देख लिया भैया प्रॉब्लम कहाँ से थी, जेपी मॉर्गन किस चीज़ को लेकर के परेशान है इस कंपनी स्पेसिफिक को, कैसे अगर ओवरऑल हम चीज़ों को देखेंगे तो टीयर 2 आईटी कंपनीज को ज़्यादा अच्छा कहा जा रहा है टीयर 1 कंपनी से। एक्सपेक्ट सम ऑफ द लार्ज कैप आईटी कंपनीज इन विच देर इज अ चांस ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन एंड ग्रेट ऑर्डर बुक। बट अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले मेजर हाईलाइट्स की। एज अ इन्वेस्टर Q1 रिजल्ट से पहले आपको क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है मेजर हाइलाइट्स। बात करते हैं भाई ज्योग्राफी वाइज। तो देखिए कंपनी का सबसे मेजर चंक ऑफ पोर्शन बिजनेस आता है नॉर्थ अमेरिका से, 77.9% ऑफ द मिक्स। रिपोर्टेड ग्रोथ ऑफ 4.9% क्वार्टर ड्यू टू रिकवर इन द टॉप क्लाइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्वार्टर बेस पे 4.9 ऑलमोस्ट 5% की जब हमको रेवेन्यू देखने को मिली। रीजन जो कंपनी के टॉप क्लाइंट्स थे वहाँ से थोड़ी आप कह सकते हैं रिकवरी आई। बात करें यूरोप की जो कि 10.3% की इनके टोटल मिक्स का है, वो लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है दोस्तों। 18.8% की क्वार्टर ग्रोथ है ऑन द बैक ऑफ लार्ज डील वोन बाय द कंपनी। यूरोप में जो बड़े बड़े इनको टारगेट्स, जो बड़े बड़े इनको आप कह सकते हैं डील्स मिले, इसने यूरोप में इसकी काफ़ी हद तक हेल्प की अपने आप को बढ़ाने की। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो रेवेन्यू ना दोस्तों वो 15.6% डिक्लाइन हुआ है। जी हाँ, 15.6% डिक्लाइन इन इंडियन बिजनेस। ठीक है, ऑन क्वार्टर बेसिस। और कंपनी ने इस बात को मेंशन किया है, ये डिक्लाइन जो आपको यानी गिरावट देखने को मिली है, यह है वीक आईपी रेवेन्यू ड्यू टू सीजनल वीकनेस ड्यूरिंग द क्वार्टर। और इसका कारण है आईपी रेवेन्यू, लेकिन ये एक सीजनल कह सकते वीकनेस आती है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घबराने की आप बात नहीं कह सकते। अब थोड़ा बात कर लेते हैं भाई साहब वर्टिकल, जो मैंने आपको 4 वर्टिकल इनके बताए थे। तो देखिए हाईटेक 48% ऑफ इनका मिक्स है और लाइफ साइंसेज 19.7% ऑफ द मिक्स है दोस्तों। और इन्होंने कैसे रिपोर्ट ग्रोथ किया है, 4.3% हाईटेक बिजनेस ने और 4.4% की लाइफ साइंस बिजनेस ने रिस्पेक्टिवली, वाइल फाइनेंशियल सर्विस मात्र 2.9% से बढ़ोतरी की हुई है। ठीक है, यानी कि आप समझिए तो हर एक क्षेत्र में सिर्फ ग्रोथ हुई है, लेकिन जो फाइनेंशियल सर्विस ग्रो है वो मात्र 2.9%, ऑलमोस्ट 3% आप कह सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं भाई साहब ऑर्डर बुकिंग की। ठीक है, Q4 में देखेंगे जो इनका Q4 एंड हुआ था दोस्तों, उस समय कंपनी के पास 42.16 करोड़ यूएस डॉलर की इनके पास रेवेन्यू थी, जो कि 4.2% डाउन होती है क्वार्टर। और जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू था वो कितना था, वो 44.02 करोड़ था Q3 में, जो कि अब आया है 31 करोड़ रुपीस में दोस्तों, यानी एनुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू में। और जो न्यू टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल रिपोर्ट किया गया है वो किया गया है 4.7% क्वार्टर ग्रोथ के साथ एट 25.03 करोड़। यानी कमज़ोरी तो है दोस्तों, कमज़ोरी है, इसे कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप Q4 में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी क्वार्टर बेस में बढ़ोतरी हमको साफ देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर भी। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं और थोड़ा कंपनी ने जो ऐड किया है नए नए एम्प्लॉयज़ को, थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। देखिए द कंपनी हैज़ नेट एडेड ऑलमोस्ट
300 नए एम्प्लॉय को ऐड किया दोस्तों Q4 में, और टोटल जो इनके एम्प्लॉय दोस्तों ये 23.1% जंप किए हैं। जी हाँ, 23.1%, वो भी कितने में, 22,889 टू ओवरऑल। तो अब आप देखिए, अगर वेज हाइक की बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर वो सच होती है तो भाई परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनी को भी झटके लग सकते हैं। कहाँ पर, इनके मार्जिन एक्सपेंशन में, इनके बॉटम लाइन में दोस्तों। बट होगा कि नहीं होगा ये हमको रिजल्ट से पहले पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। एक जो कंपनी ने चिंताजनक बात कही थी कि भाई इनका एक टॉप हाइपर स्केलर्स क्लाइंट था जिसने अपने बिजनेस को रैंप डाउन किया था, और जिसके कारण कंपनी को लगभग $3 मिलियन का झटका लगा था Q4 में, और $10 मिलियन का एनुअलाइज बेसिस में झटका लगा था। और कंपनी ने ये कंफर्म किया है दैट इट इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बट एक्सपेक्ट सम अदर रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद दिस क्लाइंट इन द कमिंग क्वार्टर। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन इसकी भरपाई शायद आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड। कंपनी ये भी कंफर्म किया है दैट इट इज़ नॉट विटनेसिंग एनी स्लो डाउन रैम्प डाउन एज ए क्लाइंट एज ऑफ नाउ। और ये मैं Q3 के कमेंट्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और उसके बीच में कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। तो आप कह सकते हैं मोर और लेस यही कमेंट्री है कि हाँ, एक क्लाइंट से हमको झटके लगे हैं, लेकिन और किसी क्लाइंट से ना स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ना रैंप डाउन देखने को अभी तक मिला है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक झटका था जिसकी असर लगभग अब एब्जॉर्ब किया जा चुका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक चीज़ें पेपर्स पे नहीं आ जाती, यानी कि जब तक Q1 में हमें ये वापस से नहीं बोलते कि हाँ भाई जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, प्लीज़ मत मानिएगा चीज़ों को, ठीक है। हाँ, जो ग्रोथ है दोस्तों वो ऑल सेक्टर इंडस्ट्री सेगमेंट देखने को मिली है। इनका BFSI सेगमेंट 3% बढ़ा है Q1, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज और टेक कंपनीज एंड इमर्जिंग वर्टिकल्स में आप देखेंगे तो 4% की Q1 बढ़ोतरी आपको रिस्पेक्टिवली देखने को मिली है। यानी जो बढ़ोतरी है वो हर एक इनके वर्टिकल में, हर एक क्षेत्र में साफ साफ नज़र आ रही है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए, वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। और जब Q1 के नंबर्स आने वाले हो ना दोस्तों, तो जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसे समझना, उसे याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, आप देखिए, मैनेजमेंट की जो ओवरऑल कमेंट्री थी ना, ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी डिस्पाइट द मैक्रो अनसर्टेनिटीज़। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर कंपनी की कमेंट्री आप कह सकते हैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है तो ये मुझे अच्छी लगती है। रीज़न ये होती है भाई साहब कि जो अगर आपकी मैनेजमेंट मजबूत है ना और कुछ चैलेंज को वो कह सकते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो कंपनी अच्छी होती है। लेकिन इसमें खतरे सबसे बड़े होते हैं। फिर कभी कभी ना राणा कपूर का जैसा केस हो जाता है कि अंदर अंदर दीमक की तरह कंपनी पूरी खोखली हो गई रहती है, बट ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट जो मैनेजमेंट है वो अपने निवेशकों से बहुत चीज़ें छुपाती है। बट हाँ, अभी परसिस्टेंट सिस्टम के साथ ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। और देखिए, कंपनी एक्सपायर कर रही है कि 3 से 5% की ग्रोथ Q1 ये करेंगी फाइनेंशियल 24 के अंदर में, विच माइट इम्प्रूव फर्दर टू 4.6% टू लेटर ऑफ। यानी फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे 3 से 5% Q1 ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये 3 से 5% बढ़ के 4 से 6% भी हो सकते हैं सेकेंड हाफ में, जो कि मुझे लगता है मैनेजमेंट की तरफ से एक काफ़ी कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, चाहे वो Tier 1 हो या Tier 2 कंपनी हो IT, मार्जिन फ्रंट पे। तो देखिए, ऑन द मार्जिन फ्रंट कंपनी ने ये मेंशन किया है दोस्तों कि इनका ये एम है कि वो कम से कम 200 से 300 बेसिस पॉइंट की मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाए आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों। कितना? 200 से 300 बेसिस पॉइंट की। और इसके पीछे का वो क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव लीवर्स हैं, पॉजिटिव आप कह सकते हैं टेल विंड है, जिसको लेकर के कंपनी कॉन्फिडेंट है कि 200 से 300 बेसिस पॉइंट 2 से 3 सालों में बढ़ा लेंगे। सबसे पहला है फ्रेशर डेवलपमेंट। कंपनी ने ये मेंशन किया दोस्तों कि इसने लगभग 3000 फ्रेशर हायर किए हैं स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल 23 में, ठीक है। और प्लान ये कर रही है कि 850 से 1000 फ्रेशर ये और ऐड करेंगे फाइनेंशियल 24 में। और कंपनी ने ये मेंशन किया है तो जो टोटल जो सभी हायर किए थे फाइनेंशियल 23 में, इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है ये लगभग कंप्लीट कर ली है और उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग IP बिजनेस। और ये मैं कहूँगा ना बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फ्रेश एम्प्लॉयज़ को आपको उतने पैसे देने नहीं पड़ते हैं। और अगर ऐसा होता है कि फ्रेश एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अब आ सकते हैं, आ जाएंगे, तो जो मैंने पहले चीज़ें बताई थी ना
कि वेज हाई की बातें चल रही तो कोई बहुत बड़ा दबाव डालेगा, इससे परसिस्टेंट सिस्टम को उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, विच आई गेट प्रेटी पॉजिटिव। और इतना ही नहीं, ये सब ट्रेंड भी हो चले, यानी ट्रेनिंग का एक लंबा फेज जो रहता है वो समाप्त कर चुके हैं। तो यानी इनके जो आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है, इनके जो डिलीवरी करने के कैसे इफिशियंसी है, ये भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और देखिए इसी में आता है कि दूसरा अपना रहा यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट। तो पर्सन सिस्टम ने ये मेंशन किया दोस्तों कि जो इनकी यूटिलाइजेशन है, जो पे फ्रेशर्स भी इंक्लूड हैं, इस करंटली डाउन एट 77%। ये करंटली तो डाउन है 77%, क्यों होगी? क्योंकि भाई अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो आपकी जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन है वो तो कम रहेगी। लेकिन कंपनी आगे ये कहती है, आप देखें यहाँ पे, द कंपनी मेंशन दैट व्हेन फ्रेशर स्टार्ट बिलिंग यूटिलाइजेशन लाइकली स्टार्ट इंप्रूविंग। जो मैंने बताया भैया, आपके फ्रेशर ट्रेंड है, जब वो काम पे जाएंगे वो बिलिंग शुरू कराएंगे तो इंप्रूवमेंट आप अपने आप होगी। और वो ये बिलीव करते हैं कि इसमें एक स्कोप है फॉर यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट एंड इट कैन टच हिस्टोरिकल लेवल 82 to 83%। जी हाँ, और जब ऐसा होगा, फुल फ्लैश में काम चलेगा, तो जो इनका हिस्टोरिकल लेवल है, जो करेंटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है 77%, वो बढ़ के सीधा 82 to 83 होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी ने ये इंडिकेट किया दोस्तों कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू ऑफरिंग्स सच एज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड would rise in its product mix and it is likely to see margin improvement as they are better pricing technology। और मार्जिन में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कंपनी बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है और जो मुझे लगता है कि हाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, वो ये है कि इनके प्रोडक्ट मिक्स में जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्लाउड हो गई, ये जब प्रोडक्ट मिक्स में आएंगे, यानी रेवेन्यू में जो इनका हिस्सा है बढ़ेगा, तो ये वो बिजनेस है जहाँ पर मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। यानी ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये मार्जिन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक सहायता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन किया है। तो भैया दैट नाउ सिंस द एक्वायर्ड कंपनीज आर फुली इंटीग्रेटेड, कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को खरीदारी भी दी छोटी छोटी कंपनियों में, तो अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को इंटीग्रेट कर चुके हैं। और देखिए यही कारण है ना कि यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम थी। अब जब फ्रेशर बिलिंग शुरू कर देंगे, जो उनकी तमाम जो इन्होंने कंपनी खरीदी थी, वहाँ से भी आप कह सकते हैं एक शानदार तरीके से इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा और सब साथ में मिलकर काम करेंगे। नाउ एक्टिवली लुकिंग फॉर एन इनऑर्गेनिक ऑपरेटर स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी इन द एरियाज ऑफ कंज्यूमर टेक, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी वाइज। यानी अब देखिए कंपनी क्या सोच रही है ना, अब इनऑर्गेनिक, देखिए एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब धीरे धीरे बिना किसी कंपनी को खरीदे, बिना कुछ किए आगे आगे बढ़ते जाना। बट अब कंपनी ये कह रही कि भाई हम ना कुछ छोटी मोटी कंपनियां, छोटी मोटी मैंने ना मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, कोई कंपनी छोटी नहीं बड़ी नहीं होती दोस्तों। तो इन ऑर्गेनिक तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, यानी वो खरीदारी करेगी अपनी कैपेबिलिटी को कहाँ बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर टेक में, साइबर सिक्योरिटी में, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी वाइज में, हेल्थ केयर और बीएफएसआई में, वर्टिकल वाइज में। और इतना ही नहीं, उनका जो फोकस है ना वो यूरोप रीजन में है, ज्योग्राफी वाइज, ठीक है। यानी कंपनी यूरोप रीजन में, जैसे मैंने आपको दिखाया, सबसे तगड़ा इनको इंप्रूवमेंट मिल रहा है, सबसे तगड़ी इनको ऑर्डर बुक मिल रही है, वहाँ पर अपने आप को और फैलाना है और अपने पैर मजबूत करने हैं। तो इनऑर्गेनिक तरीके से वहाँ पे कंपनी खरीदने की बात कर रही है। परसिस्टेंट ने ये भी इंडिकेट किया दोस्तों, एम&ए की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है टू स्ट्रेंथ इस कैपेबिलिटी एंड नॉट फॉर रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। और अभी जो मामला चल रहा है वो रेवेन्यू ग्रोथ की बजाय अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों किस चीज़ में, अगर हम बात करें जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी में, और देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि भाई ये जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए इसमें कंपनी ये कह रही है कि भाई कंपनी मेंशन किया है दैट इट हैज़ इन्वेस्टेड टू लेवरेज जनरेटिव एआई कैपेबिलिटी एंड सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। यानी जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें काफ़ी हद तक ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। कंपनी ने ये भी इंडिकेट किया दोस्तों कि कंपनी बहुत मजबूत तरीके से काम कर रही है ऑन इंटीग्रेटेड जनरेटिव एआई सोल्यूशन में विद आईपी और डिप्लॉय सोल्यूशन फॉर इट्स क्लाइंट्स, ठीक है। यानी कि अपने क्लाइंट्स के जो सोल्यूशन, अपने क्लाइंट्स हैं उनको जो इंटीग्रेटेड जनरेटिव एआई सोल्यूशंस हैं उसके साथ काम कर करके जो बेस्ट रिजल्ट है वो देना है। साइबर सिक्योरिटी लगातार कंपनी उसमें इनिशिएटिव कर रही है। कंपनी ने मेंशन किया है टू डेवलप कैपेबिलिटी इन द एरिया एंड हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट टू प्रोक्योर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस। यानी कि
ओवरऑल जो बन पड़ेगा वो करेंगे। मतलब कि जो नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जहाँ पे वो जो नई टेक्नोलॉजी के ऑफरिंग्स हैं, जैसे एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड हो गया, वहाँ पे ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बट अगर और करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा मानना है परसिस्टेंट सिस्टम का। ठीक है, अब आप देखिए, बात करें कंपनी को डीएसओ फंड में, तो देखिए कंपनी ने ये मेंशन किया है कि भैया ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक गिरा था, आपको याद हो कुछ समय पहले की घटना, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब सिलिकॉन वैली बैंक आप कह सकते हैं कोलैप्स किया, इसने इट हैड टू रीडायरेक्ट रिसीवेबल टू अदर बैंक्स। उन्हें अपने बहुत सारे पैसे जो मिलने थे कुछ अन्य बैंक्स में आप कह सकते हैं शिफ्ट कर दिया, जो एक काफ़ी बड़ा टाइम लैग क्रिएट किया दोस्तों, एंड लेड टू इंक्रीज इन डीएसओ बाय 1 डे टू 68 टू, यानी कि जो पैसे मिलने की चीज़ें थी भैया वो 68 हो गई। और इन 2023 में डीएसओ इंक्रीज बाय कह सकते हैं 10 डे ड्यू टू विनिंग ऑफ लार्ज आईपी लेड डील ड्यूरिंग द ईयर विच हैड अ बिलिंग गैप इन द इनिशियल टाइम। द कंपनी इज मेंशन वर्किंग टू रिड्यूस द डीएसओ टू लेवल ऑफ 64 टू 65। और ये जो डीएसओ लेवल है दोस्तों, कंपनी ये कह रही है कि उसे ये आप कह सकते हैं लगभग 64 से 65 दिनों में कम करने की बात कहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यानी आप समझ रहे होंगे कि कंपनी बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस कर रही है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिलिकॉन वैली की, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, नाउ द कंपनी मेंशन इट्स Q4 inaugurated its न्यू कैंपसेस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं कि भाई Q4 में कंपनी ये भी मेंशन किया कि हम जो है ना वो, और जिनको अगर ये जानना है कि डीएसओ क्या होता है, तो भैया डीएसओ का मतलब होता है इट डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ले चलते हैं, तो यहाँ पे आप बात करेंगे, द कंपनी मेंशन दैट इन Q4 इनॉग्रेटेड इट्स न्यू कैंपस। कहाँ पर? नागपुर में इन्होंने नया खोला है। कंपनी ये भी मेंशन किया है कि उसने कुछ अन्य जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है, कोलकाता में लगभग 250 सीट वाला। परसिस्टेंट ने ये भी मेंशन किया है कि फाइनेंशियल 24 में, इस साल में दोस्तों, ये कुछ नए सेंटर भी ओपन करने वाली है, चेन्नई और कोची में, और ठीक है इंडिया में, और पोलैंड टू एक्सपेंड यूरोपियन प्रेजेंस, पोलैंड में भी तो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। यानी आप देखेंगे कंपनी फुल्ली तैयारी कर रही है अपने आप को, आप कह सकते हैं, आगे बढ़ाने के लिए। और कोई भी एक बड़ी गिरावट दोस्तों खरीदारी का मौका होगी। करंटली मुझे लगता है 4,500 के 4,200 टू 4,500 एक बड़ा सपोर्ट का रेंज है। बट मैं फिर कहता हूँ, ऐसी कंपनीज में दोस्तों हमें तब खरीदारी करनी चाहिए जब बड़ी भयंकर गिरावट हो। थोड़ा महंगा स्टॉक है तो रिटेल निवेशक जिनका पोर्टफोलियो बहुत कम है, बहुत छोटा है, वो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। और दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो जो आपके सामने मुझे रखना था Q1 के पहले, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी और कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।